नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, बात करेंगे रीट एग्जाम की, बात करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र शिक्षण विधियों की बात करेंगे। और शिक्षण विधियों का यह क्लास नंबर आपकी है 2 है बाई जायसवाल सर। इस क्लास में हम बेहतरीन 30 प्रश्न करने जा रहे हैं। जी हाँ, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और रीट एग्जाम में 140 प्लस का टारगेट है। यहाँ पे सभी क्लास को अच्छे तरीके से ज्वाइन कीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कीजिएगा। पहले बात कर लेते हैं कल के मॉक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल हमने पिछली क्लास में मॉक क्वेश्चन दिया था, जिसका आई बटन पर लिंक दे दिया गया है अगर आपने पहली क्लासेज नहीं ज्वाइन किया है। ठीक है, प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है साथियों। प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक भी कीजिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा मॉक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत होता है। किस बात का संकेत होता है? जब कोई भी बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता होगा। अक्सर आप लोग भी ऐसा देखते होंगे, कोई भी कार्य वही कार्य करते करते उबने लगते हैं। अर्थात यह संकेत दर्शाता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। हमने प्रश्न पर ही आपको उत्तर बता दिया था। कैसे हमने बता दिया कि जब बच्चा किसी कार्य को बार बार उबने लगता है, मतलब वही कार्य बार बार होता है। अर्थात संभवतः क्या होता है, कार्य यांत्रिक रूप से बार बार वही चीज़ें हो रही हैं, तो क्या होता है, उस चीज़ से बच्चा जो है उबने लगता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आज के क्लास के पहले प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर हो गया, लंबवत हो गया, मिश्रित हो गया या उन्नतोदर हो गया। स्क्रीन पर आप लोगों की इमेज दिखाई दे रही है। तो कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, सभी लोग बताइए। तो देखिए, जो आपका लंबवत होता है, जी हाँ, अधिगम का वर्ग लंबवत नहीं होता है। अधिगम का वक्र नतोदर होता है, मिश्रित रूप में होता है, उन्नतोदर या उत्तल में होता है, लेकिन आपका लंबवत नहीं होता है। ठीक है, आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। आई होप सभी पैर में अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे फीडबैक कर रहे होंगे। बहुत ही धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का फीडबैक करने के लिए। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? देखिए, प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा की बात करेंगे। तो ऐसा साथियों जो अधिगम के पठार का कारण ना हो। देखिए, प्रेरणा की सीमा ये भी अधिगम के पठार का कारण है, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, ये तीनों अधिगम के पठार के कारण है। लेकिन विद्यालय का असहयोग यह अधिगम के पठार का कारण नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कीजिए। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को साथियों फतेह करना है, सिलेक्शन 101% यहाँ पे पक्का करना है। टारगेट 140 प्लस का है, तो प्रत्येक क्लास यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इंटरेस्टेड प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे, अर्थात वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है कि किसी शिक्षक को यदि ये लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? देखिए, मान लीजिए आपकी नियुक्त होती, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि एक विद्यार्थी है जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें स्थिरता आ गई है। तो आप एक शिक्षक रूप में या शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो आप भली प्रकार जानते हैं, समझते हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, कि जब एक विद्यार्थी पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा हो और उसमें स्थिरता आ जाती है, तो शिक्षक इसे सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। क्योंकि हमेशा कभी अव्वल कोई नहीं होता, हमेशा कोई, अगर आप सीखते हमेशा ज्ञानी नहीं होते हैं, कभी सबसे गलतियां होती है और हमेशा आप, ठीक है, लाइफ है, ये सारी ऊंच नीच होती ही रहती है। और जो ऊंच नीच को या सामंजस्य जो ढाल लेता है
वही आगे बढ़ता है और वही अच्छा व्यक्ति भी कहलाता है। तो सामंजस्य आती रहेंगी, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है, क्योंकि विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता भी आती है, जो अधिगम की एक स्वाभाविक प्रक्रिया कहलाती है। अतः शिक्षक को इसे स्वाभाविक प्रक्रिया ही मानना चाहिए। आइए बात करेंगे फोर्थ प्रश्न की। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो सीखने का वक्र कहलाता है। सीखने का पठार, अवधान या स्मृति कहलाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है। जी हाँ, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे ही दोस्तों सीखने का पठार कहलाता है। पठार मतलब ऊंचा हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है और ये क्या हो गया, ये पठार हो गया जहाँ पे ऊंचाई है। सीखने की प्रक्रिया में अगर उन्नत नहीं हो रहा है मतलब सीखने का पठार कहला जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और शिक्षण विधियों में आपका अगला चैप्टर है अधिगम अनुभव एवं अधिगम शैली से हम अब प्रश्न करने जा रहे हैं। जी हाँ, अधिगम अनुभव एवं अधिगम शैली। विद्यार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है। आप अक्सर देखते होंगे कि विद्यार्थियों के बीच जो अधिगम शैली के अंतर्गत होता है, कोई जल्दी सीख लेता, कोई बाद में सीखता है, ठीक है। तो ये जो अधिगम शैली में अंतर होता है, इसका कारण क्या हो सकता है। शिक्षार्थी की समाजीकरण की प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति या बालक का लालन पालन। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी। जी हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, सभी कमेंट कीजिए। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। जी हाँ, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का जो कारण हो सकता है वह होता है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, अगला प्रश्न है सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। एक बालक है जिसका नाम सुरेश है, वह समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक दूसरा बालक है, वह एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो इन दोनों में जो विभिन्नता का कारण क्या है साथियों। अभिक्षमता है, मूल्य है, अधिगम शैली है या परावर्तकता स्तर की बात करेंगे। देखिए, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि समान रूप से कोई बच्चा एक अलग अलग होती, आपका भी होगा कि आपको इसे कोई शांति चाहता है, शांति कमरे में पढ़ना चाहता है, कोई ग्रुप में स्टडी करना चाहता है। अक्सर आपने इस चीज़ से गुजर चुके हैं, इस स्टेज से गुजर चुके हैं, तो आप भली भांति समझते हैं। वह होती अधिगम शैली। सबकी अपनी अपनी अधिगम शैली होती है, अपना अपना एक पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। तो भी ऐसी ऑप्शन हम यहाँ पे सही कर लेंगे, क्योंकि सभी जानते प्रत्येक व्यक्ति में रुचि, मनोवृत्ति, अवधान, अधिगम शैली, विचार, बुद्धि, चिंतन स्तर आदि में अंतर पाया जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति शांत वातावरण में पढ़ना चाहता है जबकि कोई अपने मित्रों के साथ समूह में। इसलिए इसमें क्या होगा, अधिगम शैलियों में अंतर पाया जाता है क्योंकि व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इनमें से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तथ्यात्मक, संग्रहण, स्पर्श संबंधी या चाक्षुष की बात करेंगे। देखिए, कौन सा एक सीखने की शैली के एक उदाहरण हो जाता है, तो आप सभी जानते हैं जो चाक्षुष है यह सीखने की शैली का उदाहरण कहला जाएगा। कैसे कहला जाएगा। चाक्षुष का अर्थात होता है जिसका बोध नेत्र से होता है। चाक्षुष, ठीक है, जिसका बोध नेत्र से हो। इस प्रकार सीखने के एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है। बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि होती है। 8वां प्रश्न क्या दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है कि बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए, बच्चों के विकास के जो सिद्धांत होते हैं उनको समझना शिक्षक की क्या सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या बात करेंगे शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचानने में। देखिए, आर्थिक पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं होता। आर्थिक शब्द शिक्षक के लिए निगेटिव माना जाता है, ठीक है। तो विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की किसमें सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है। तो यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फ्री नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं आज ही टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक दे दी गई है। जी हाँ,
प्रत्येक क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको यहाँ पे नोट्स PDF फाइल मिलेगा। राष्ट्रीय हित में TT फैमिली है, आपका परिवार है, आवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। जी हाँ। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तित्व रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलता है। ये बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। इसलिए शिक्षण अधिगम में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। व्यक्तिगत मतलब प्रत्येक बच्चे को ध्यान देना है, किस प्रकार से बच्चा सीखता है, उसके सीखने की क्षमताएं क्या है। अगला चैप्टर है अधिगम, अंतरण और स्थानांतरण से प्रश्न करेंगे। शिक्षण विधियों से प्रश्न कर रहे हैं। जी हाँ, बाल विकास की जो शिक्षण विधियां हैं वो क्लास हम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी होता है? कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है। रेखीय अभिक्रमण, शाखीय अभिक्रम या तैयारी और अर्जन। देखिए साथियों, कौशलों के स्थानांतरण के लिए सबसे उपयोगी जो होता है वह होता है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है। कौशल अंतरण क्या होता है? गति होती है, उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार चलाना, आशुलिपि में लिखना आदि कौशल के उदाहरण होते हैं। कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। जी हाँ, जब एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण होता है कौशलों का तो यह अंतरण कहलाता है। और ये जो कौशल अंतरण होता है उद्देश्यपूर्ण ना होकर स्वतः होता है। अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है, ना कि लक्ष्य या उद्देश्य। तो यहाँ पे एक प्रकार की आपकी यात्रा हो जाती। ठीक है, ट्रेवल की बात करेंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अधिगम अंतरण का थांडाई का सिद्धांत कहा जाता है। जी हाँ, अधिगम अंतरण का थांडाई का सिद्धांत कहा जाता है। समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिए। अधिगम अंतरण का जो थांडाई का सिद्धांत कहा जाता है वह अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। थांडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया अधिगम अंतरण के अनुरूप तत्वों का सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइडेंटियल एलिमेंट्स। वस्तुतः यह सिद्धांत थांडाइक द्वारा प्रतिपादित सादृश्यता के नियम का ही एक विस्तार कहा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का अंतरण उस सीमा तक ही हो सकता है जिस सीमा तक सीखने की दोनों क्रियाओं में जो है समानता होती है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है सिलेक्शन की दृष्टि से। आइए जान लेते हैं। एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है। मान लीजिए कोई भी बालक है जो कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग जो है किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है तो ये क्या कहलाएगा? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहला जाएगा। कोई भी हमारा पुराना कार्य है हमारे नए कार्य या दूसरे कार्य में हमारी मदद कर रहा है तो हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, तो अधिगम का यह सकारात्मक स्थानांतरण कहला जाएगा। और आपको पता है सकारात्मक, शून्य स्थानांतरण, नकारात्मक, प्रेरणात्मक, इन तीनों से एक प्रश्न जो है जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अधिगम के स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? यानी आप ये बताइए, आप शिक्षक बंधु हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो अधिगम स्थानांतरण की योग्यता बढ़ाना है तो आप क्या नहीं करेंगे या आपको क्या नहीं करना है? आपको स्वक्रिया को प्रोत्साहन करना है, आपको सूझ द्वारा सीखने का विकास करना है, आपको सामान्यीकरण पर बल देना है, लेकिन रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द जो आइडेंटियल एलिमेंट्स है जिसे हम समान तत्व बोलते हैं से गहन संबंध रखता है। सहयोगियों से, ईर्ष्या से, समान परीक्षा प्रश्न से, अधिगम स्थानांतरण से या समूह निर्देशन की बात करेंगे। तो शब्द जो आइडेंटियल एलिमेंट्स है अर्थात समान तत्व से जो गहन संबंध रखता है वह अधिगम स्थानांतरण की बात करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और इस सिद्धांत का प्रतिपादन सभी जानते हैं थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ दोनों ने मिलकर किया है। जी हाँ, समान तत्व आइडेंटियल जो एलिमेंट्स अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत है थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने दोनों मिलकर किया। और इस सिद्धांत के अनुसार एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में तभी सहायक सिद्ध हो सकता है जबकि इन दोनों विषयों में कुछ तत्व जब समान होंगे। अब समझ गए आपने कि एक विषय का दूसरे विषय में सहायता तभी हो सकता है जब दोनों विषय में कुछ न कुछ तत्व इसमें समान होने चाहिए। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। देखिए आपने पढ़ा होगा अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। लेकिन ड्राइव रिडक्शन ये अपने आप में आपको अलग ऑप्शन से एक डिफरेंट ऑप्शन भी लग रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है अधिगम का सिद्धांत है और जो आपके अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण के सिद्धांत है, ये सभी अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत है। क्या है ये? अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत है। और ड्राइव रिडक्शन क्या है? ये अधिगम का ही सिद्धांत है, ना कि स्थानांतरण का। और ड्राइव रिडक्शन जो सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसका प्रतिपादन क्लार्क एल हल ने किया था। जी हाँ, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क एल हल ने किया था। अगला, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक, सकारात्मक, प्रशिक्षण, स्थानांतरण या सीखना। तभी हम पिछले क्वेश्चन में बात किया था जो पूर्व जो हमने पहले सीखा हुआ है और हमारा जो अनुभव है वह नए प्रकार से जब हम सीखते हैं उसमें सहायता कर रहा है तो वह कहलाएगा सकारात्मक, प्रशिक्षण, स्थानांतरण। मान लीजिए आपने सीटेट की तैयारी की और फिर इसके बाद आपके स्टेट का आ गया रीट एग्ज़ाम का आ गया, यूपी टेट का आ गया, एमपी टेट का आ गया एग्ज़ाम, या अदर आपके स्टेट टीटी के एग्ज़ाम आ जाता है। तो जो आपने सी टेट में पढ़ा है वो पढ़ाई अगर आप अदर टीटी में काम आती, बिल्कुल आती। 70-80% लेवल पेडागोजी का, शिक्षा शास्त्र का वही रहता है, ग्रामर वही रहती, केवल लेवल का अंतर होता है। ठीक है, तो ये हमारी सकारात्मक, प्रशिक्षण, स्थानांतरण कहला जाएगी। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जब मानव शरीर के एक भाग के दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे ही द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग होता है तो वह सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, जब एक बालक जो साइकिल चलाना जानता हो मोटर बाइक चलाना सीख रहा है तो यह उदाहरण क्या कहलाएगा? मतलब छोटी चीज सीख रहा है फिर उसके बाद बड़ी चीज चलाता है। साइकिल चला रहा है, जानता है तो मोटर बाइक सीख रहा है, मोटर बाइक सीख रहा है, मोटर बाइक चलाना जानता है तो कार चलाना सीख रहा है। ये कहलाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। क्या कहलाएगा? यह ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाया जाएगा। जब एक ठीक है एक पक्ष का काम दूसरे पक्ष में होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। ठीक है, एक परिस्थिति में ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो सीखने में ये स्थानांतरण कहला जाएगा। ठीक है, और पिछला हमारा जो क्वेश्चन था, जब मानव का एक भाग का दिए गए प्रशिक्षण दूसरे भाग में अंतरण हो जाता है तो वह द्विपार्श्विक। तो द्विपार्श्विक आपने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद सीखने का स्थानांतरण आपने जान लिया। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमने क्या जान लिया? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कब होता है? जब साइकिल चलाना जानता हो और मोटर बाइक सीख रहा है। छोटी चीज़ जानता हो, बड़ी चलाने में सीख रहा है। ठीक है, मान लीजिए प्राइमरी लेवल में आपका सिलेक्शन होता है, फिर आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? सेकंड लेवल की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका ऊर्ध्व अधिगम अंतरण की बात करेंगे। अगला, सीखने की प्रक्रिया में सीखने के स्थानांतरण हो सकता है। कैसे हो सकता है? सभी लोग बताइए। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, शून्य रूप में भी होता है। अर्थात ये सभी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत से संबंधित। आइए हम प्रश्न करते हैं। ऑप्शंस ए और बी यहाँ पे दिया गया स्तंभ। एनी इंटेलिजेंस, पुनर्वलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम और अनुकूलन, और यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों का नाम दिया गया है। गेस्टाल्ट, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर। मतलब आपको सुमेलित करके बताना है और नीचे आपका कूट भी दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सभी आप परिचित होंगे। अगर एनिमल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक का नाम आता है। एनिमल इंटेलिजेंस नामक बुक किसने लिखी? ठीक है, हमने पढ़ा भी था।
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक कहलाते हैं, पशु मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। इन्होंने 2 नियम दिया था, मुख्य नियम, गौड़ नियम। ठीक है, आइए इनके भी बात करेंगे। इसके बाद पुनर्बलन की जो अनुसूची कहलाती है वह स्किनर महोदय जी की है। ठीक है, इसके बाद आपका सार्वगर्भिता का नियम। तो सार्वगर्भिता का जो नियम कहलाएगा वह आपका किसका कहलाएगा, गेस्टाल्ट की बात करेंगे। एंड जो अनुकूलन हो जाएगा वह आप किसकी करेंगे, जीन पियाजे जी की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा डी भी दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। तो अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत जो कहलाता है वह संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहलाता है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत भी कहलाता है और प्रबलन का, अर्थात उपरोक्त सभी की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपका डाउट है बेफिक्र कमेंट कीजिए। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं टीटी फैमिली पर। जी हाँ, अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे पूछा गया है SOR बांड की बात करेंगे, SOR सिद्धांत की बात करेंगे। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो SOR जो सिद्धांत है आपके वुडवर्थ महोदय जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जी हाँ, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संज्ञान को महत्व देता है, जबकि वाटसन का मानना था कि मानव व्यवहार उद्दीपक अनुक्रिया अर्थात SR संबंध को इंगित करता है। जी हाँ, वाटसन महोदय जी का, और प्राणी का प्रत्येक व्यवहार किसी न किसी तरह से उद्दीपक के प्रति एक अनुक्रिया में होता है। तो वुडवर्थ को समझ लिया, और वाटसन का मानना था कि मानव व्यवहार उद्दीपक अनुक्रिया अर्थात SR संबंध को इंगित करता है। किसका मानना है? वाटसन महोदय जी का। आइए जान लेते हैं थार्नडाइक के अधिगम और सिद्धांत के नियम से संबंधित प्रश्न करेंगे। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सभी जानते हैं, थार्नडाइक महोदय जी की बात करेंगे, क्योंकि हम थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत और नियमों की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग सभी लोग थार्नडाइक ही ऑप्शंस करेंगे। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड एल थार्नडाइक ने किया है, और EP पॉलाव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का किया है। BF स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करेंगे, और कोहलर ने अंतर्दृष्टि की सिद्धांत की बात करेंगे। देखिए, जब भी कोहलर की बात की जाती है अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात की जाती है। ठीक है, और आपके उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की बात की जाती है तो थार्नडाइक महोदय जी की बात की जाती है। संबंधवाद के सिद्धांत की बात की जाती है, थार्नडाइक महोदय जी की बात की जाती है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सारे थार्नडाइक मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं। जी हाँ, और स्किनर की अगर बात करते हैं तो स्किनर सभी लोग जानते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय जी का है। और जब भी आपके EP पॉलाव की बात की जाती है तो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत की बात की जाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके सिद्धांत हैं, और इन्हीं से इर्द गिर्द आपके पेडागॉजी, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्ष से सिद्ध किया हुआ है? तो वह अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। जी हाँ, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो इनका शीर्षक ही है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। भी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये थार्नडाइक के जो मुख्य नियम है, प्राथमिक नियम में शामिल है, लेकिन साहचर्य स्थानांतरण का नियम शामिल नहीं है। यह आपके गौड़ नियम में शामिल हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रिइंफोर्समेंट अर्थात प्रबलन का नियम, या नॉन ऑफ दीज। अर्थात अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम, या इनमें से कोई नहीं किस नियम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं अधिगम में उपयोग और अनुपयोग का जो नियम है उसको श्रम के नियम के से भी जाना जाता है। जी हाँ, उपयोग और अनुपयोग के नियम को श्रम के नियम से भी जाना जाता है। और मुख्य नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम जिसको उपयोग और अनुप्रयोग के नियम से जाना जाता है, और तीसरा आपका प्रभाव का नियम। गौड़ नियम आपके 5 हैं, बहु क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन के नियम की बात करेंगे।
आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपके थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। जी हाँ, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। देखिए, जब आपकी एनर्जी अंदर आपकी शक्ति होगी, नहीं मुझे सिलेक्शन पाना है, पढ़ना है, बिल्कुल तैयारी अब जोरदार करना, 2-3 महीने समय बचा हुआ है, तो फिर आपका क्या होगा? तो सिद्धांत यह जल्दी प्रभावशाली तरीके से आप लोग सीखते हैं। मतलब थॉर्नडाइक ने यहाँ पे सिद्धांत ही दिया था, ठीक है, जिसे हम तत्परता के नियम के द्वारा जो है प्रदर्शित भी करते हैं। अगला, जब बालक अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है। यानी आपकी नियुक्ति होगी, आप शिक्षक बन रहे हैं, आप ही मान लीजिए किसी छात्र को सफलता का एहसास करा रहे हैं, ठीक है, तो आप किसका उपयोग कर रहे होते हैं? तत्परता के नियम को, अभ्यास के नियम के, प्रभाव के नियम को, मानसिक तत्परता के नियम को। तो प्रभाव के नियम में हम कहते हैं ना, आपका यहाँ पे सिलेक्शन सरोपर ही है, 140+ टारगेट है, बिल्कुल पक्का है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? सफलता का आपको एहसास करा रहे हैं। मतलब यह जो नियम लागू होगा थॉर्नडाइक का, वह होगा प्रभाव का नियम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इस क्लास का 30वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। किन्हीं में से कौन से सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, खेल का नियम, प्रभाव का नियम। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ये सभी के लिए आज के लिए मॉक क्वेश्चन है। ये बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। जी हाँ, कौन सा सीखने का नियम सम्मिलित नहीं है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाल विकास के शिक्षण विधियाँ जो आपकी क्लास चल रही है, पेडागोजी क्लास चल रही है, ठीक है, बेहतरीन तैयारी कीजिए, बेहतरीन सिलेक्शन पाइए और 140+ यहाँ पे जो टारगेट है उसको अचीव कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।